लोक नाट्य और लोक नृत्य की विधाएं आदिकाल से चली आ रही हैं। लोक कलाओं में लोकगीत और संगीत लोक वाद्य यंत्रों के बिना अधूरे हैं। उत्तराखंड में भी लगभग 36 प्रकार के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र हैं, जिसमें ढोल, दमाऊं, डोर, ढोलक, नगाड़ा, धतिया नगाड़ा, थाली, हुड़का ये वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। बचपन से ही हम जिन वाद्य यंत्रों की धुनों को सुनकर बड़े हुए हैं, आज वर्तमान परिदृश्य में वो वाद्य यंत्र विलुप्त होने की कगार पर हैं। आज हम पार्थ न्यूज के इस एपिसोड में आपको लोक वाद्य यंत्रों के विलुप्त होने के कारणों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भावराग ताल नाट्य अकादमी के कैलाश जी। वर्तमान परिदृश्य में विलुप्त होते वाद्य यंत्रों को उजागर करने का काम कर रहे हैं और भाव राग ताल नाट्य अकादमी के जरिए पिथौरागढ़ के शहर में आपका थिएटर के जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कैलाश जी का पार्थ न्यूज के चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सवालों के सिलसिले शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कैलाश कुमार जी कौन है। कैलाश कुमार जी पिथौरागढ़ शहर से सटे भागीचौरा गांव के रहने वाले आप हैं। आपकी प्राथमिक शिक्षा जो हुई भागीचौरा में ही हुई और उसके बाद आप परिवार के साथ दिल्ली चले गए और वहीं पर आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद जयपुर में ड्रामा कोर्स भी इन्होंने किया है और वर्तमान में पिथौरागढ़ में भाव राग ताल नाट्य अकादमी के जरिए लोगों को तमाम विषयों पर, भले ही वो आपका थिएटर के जरिए हो या फिर जो पुरानी सांस्कृतिक धरोहर हो या फिर जो विलुप्त होते आपके वाद्य यंत्र हो, उन पर काम कर रहे हैं। कैलाश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, जो लोक प्रहरी और लोक विरासतें हैं वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इन सांस्कृतिक विरासतों को पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है? हम लोग पिछले पिथौरागढ़ में काफ़ी वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे मेरा ये कि खुद का जो बैकग्राउंड है वो एक इस समय जो एग्जिस्टिंग जो थिएटर है, जो मेन स्ट्रीम जो थिएटर है अभी, मेरा उससे ही रहा है। जब मैं दिल्ली में था तो मैंने वहाँ थिएटर किया और उसके अलावा और भी देश के अलग अलग राज्यों में हम लोगों ने जाके परफॉर्मेंस किया। फिर जयपुर में डिप्लोमा संगीत नाटक अकेडमी के सहयोग से नाट्यकुलम से डिप्लोमा किया। उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप नाट्यशास्त्र में मुझे मिली 2 वर्षों के लिए। उसके बाद फिर संगीत नाटक अकेडमी की एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एक फेलोशिप, एक रिसर्च स्कीम है, तो उसके तहत मैंने हिल जात्रा को मैंने सिर्फ YouTube के माध्यम से और लोगों से सुना था उसके बारे में, तो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अच्छा लगा उसको देखकर। वो जिस तरह के मुखौटे थे और जिस तरह का क्योंकि जो वाद्य यंत्र थे उसमें और जिस तरह का उनका जो चाली थी या जो कहे जो पूरा एक नाट्य था जो, तो मुझे बड़ा आकर्षित लगा। तो मुझे ये था कि क्यों ना इस पर मैं इसके लिए अप्लाई करूं, तो वो मैंने अप्लाई किया और वो हो गया। तो उसके बाद फिर मैं पिथौरागढ़ आया। तो पिथौरागढ़ आया तो इस पर शुरू हुआ, इसका मतलब मेरा जो अपना रिसर्च था शुरू हुआ, जानने की जिज्ञासा थी। तो धीरे धीरे वो चीज़ जो जिज्ञासा है वो एक, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा जो बैकग्राउंड है एक हिंदी थिएटर और वैसा एक बैकग्राउंड रहा शुरू से ही। तो फिर जब मैं आया पिथौरागढ़ तो उस दौरान वो चीज़ें जो जिज्ञासा मेरे अंदर थी वो लोक की तरफ बढ़ने लगी, लोक को जानने की वो बढ़ने लगी, जिज्ञासा बढ़ने लगी मेरी। तो हम लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया था दिल्ली में ही, अपने दोस्तों के साथ फॉर्म किया था। तो उससे पहले मैं आ चुका था पिथौरागढ़। 2012 में मैंने यहाँ एक वर्कशॉप किया था और उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे। तो हमने एक संस्कृत नाटक को यहाँ पर किया था। उसके बाद हमने एक फेस्टिवल में किया उसको। उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर आया
2014 में। वहाँ उसके बाद फिर मैंने एक और नाटक किया, संस्कृत नाटक। मैंने जैसा कि कहा कि जैसा मेरा बैकग्राउंड था नाटकों का, मैंने उसी हिसाब से नाटक मैंने यहाँ करने शुरू किए। तो फिर उसके बाद फिर ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो स्कीम थी, उसके तहत जो फेलोशिप, जो रिसर्च कोर्स था वो मिला। तो फिर उसके बाद जब आया यहाँ तो काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे शुरुआती जो दौर हमारा रहा वो नाटकों से ही रहा, अभी भी नाटक करते हैं। तो बहुत सारे नाटक किए इस बीच में हम लोगों ने। टैगोर के ऊपर नाटक किए, संस्कृत थिएटर किया, हमारे यहाँ के लोक साहित्य पर हम लोगों ने नाटक किए। लेकिन हमें ये लगता था कि अगर हमें थिएटर को अगर ज़िंदा रखना है, रंगमंच को अगर ज़िंदा रखना है, लोक कलाओं को अगर ज़िंदा रखना है, तो हमें उसकी जड़ में जाना पड़ेगा, उसकी जड़ से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमने वो किया, हमने वो सोचा उस बारे में। तो फिर जो हमारी टीम है, धीरे धीरे जब हम वो होता रहा, प्रयास होता रहा उस ओर, तो फिर उसका जो दायरा है, उसका जो डायमेंशन है जो आर्ट का, वो बढ़ता चला गया। पहले हम नाटक करते थे और फिर हमने लोक नाटकों की तरफ आए, फिर हम ये कि पारंपरिक जो शैलियाँ हैं उसकी तरफ आए। अभी जो हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेके फ़िलहाल हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें नाटक भी हैं, जिसमें म्यूज़िक भी है, डांस भी है, क्राफ्ट भी है। तो फिलहाल अभी वर्तमान में जो चल रहा है, नाटकों के साथ साथ, जैसे मैंने कहा ना, डायमेंशन उसका बढ़ाना है आर्ट का। तो हम हिल यात्रा के जो मुखौटे होते हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। उनके जो शिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ अभी बढ़ रही है धीरे धीरे, जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की उसकी। क्योंकि जैसे कि मैंने सुना था, गढ़वाल में एक मुखौटा नृत्य है, वहाँ से मुझे उसकी प्रेरणा मिली कि एक समय में वो भी एक ये कि विलुप्त की कगार पर ही थी वो भी। तो धीरे धीरे जैसे IGNCA है, इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल सेंटर फॉर आर्ट्स, उन्होंने इस पर काम किया। तो आज वो एक बहुत ही बेहतर स्थिति में है, क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा है उसको। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम भी इसी तरीके से करें। तो इससे होगा क्या कि जो मुखौटा बनाने वाले जो लोग हैं, क्योंकि अगर मैं हिल यात्रा की ही बात करूं, अभी कुछ वर्षों पहले हिल यात्रा जितना प्रचलित है उतना नहीं था। इस दौर में बढ़ा है अभी कुछ 2-3 वर्षों से ही ये बढ़ा है। तो वहाँ से प्रेरणा मिली मेरे को। तो उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना इस मुखौटे पर काम किया जाए, और अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हम इसको एक मार्केट के नज़रिए से भी देख सकते हैं। अगर मतलब मार्केट का नज़रिया कहने का मतलब ये है कि जो वो लोग हैं, जो शिल्पी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको आजीविका से जोड़ा जाए। ठीक, क्योंकि क्योंकि हिल यात्रा होती है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी नहीं होती है। सिर्फ अगर हिल यात्रा की बात करें, सिर्फ आज के समय में वो सिर्फ शहरों की ही हिल यात्रा रह गई है। क्योंकि जो हमारे इंटीरियर में जो गांव हैं, वहाँ पर आजकल लगभग नहीं हो पाती है, नहीं हो रही है, किसी कारणवश, या संसाधन नहीं है, या उनके पास मुखौटे नहीं है। तो जो बनाने वाले लोग हैं वो तो उसी जगह पर है इंटीरियर, क्योंकि शहर में आके आदमी सिर्फ जॉब करता है, व्यक्ति सिर्फ जॉब करता है। तो वो शुरुआत की हमने उसकी कि वो व्यक्ति जो इंटीरियर में है, क्योंकि हिल यात्रा साल में एक बार, 7-8 साल में एक बार होती है, और मुखौटे अगर आप एक बार बनवा लेते हैं तो 5-10 साल वो बहुत आराम से चलते हैं। तो क्यों ना वो जो व्यक्ति जो बनाता था उसको लगातार रोजगार मिले, लगातार वो काम करे, अपनी आजीविका चलाए। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था यहाँ पर कि ये जो इसको क्राफ्ट के माध्यम से हम एक शुरुआत करें और इसकी मार्केटिंग करें, ये ताकि लोगों तक पहुँचे। ये सिर्फ एक फेस्टिवल तक ही सीमित न रहे, इसको व्यक्ति अपने घरों में एक सोवेनियर के तौर पर भी इसको रख सकता है। एक
शो पीस जो होता है उसके तौर पर भी रख सकता है, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसको रख सकता है, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो देश के किसी कोने में हो, ताकि एक एक जुड़ाव भी महसूस करे। अगर वो व्यक्ति अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति के लिए, अगर वो व्यक्ति अगर अमेरिका में है या कलकत्ता में है, तो अगर वो एक उसके पास एक प्रतीक चिन्ह रहेगा अपनी लोक संस्कृति का, तो एक जुड़ाव महसूस होगा। दृश्य में जब हम देखते हैं युवा जो है वो रोजगार की तलाश में पलायन कर रहा है, दिल्ली मुंबई तमाम जगहों पर निकल रहा है, और आपने दिल्ली से वापस अपने गृह क्षेत्र की ओर आए हैं जहां काम कर रहे हैं, तमाम जो विलुप्त हुई हैं उन पर काम कर रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? और इस बीच लोक कथाओं और लोक गाथाओं की जर्नी कैसी रही है आपकी? जर्नी जब मैंने सोचा कि ये बहुत इंस्टेंट मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे पहाड़ की तरफ जाना है, और क्योंकि जब मैंने जैसे बताया कि मैं दिल्ली और बाकी शहरों में जब थिएटर किया, तो उसके बाद था क्या कि क्योंकि आप थिएटर करना सिर्फ स्टेज पे चढ़ के एक्टिंग कर लेना या डांस कर लेना वो सब नहीं है, उसके लिए एक आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक आपको तालीम की ज़रूरत पड़ती है, आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो उस दौरान जो मेरा रहा वो सीखने में, पढ़ने में, और मतलब कहें कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों चीज़ें मेरी समान रूप से चलती गई, और जो उसका सैद्धांतिक जो पक्ष था वो कहीं ना कहीं मेरे जो जहन में जो चीज़ें थी, और वो मेरा झुकाव पहाड़ की तरफ वो कर रहा था, क्योंकि मेरी जो शुरुआती मैं कुछ अपनी ये जो शुरुआती जो पढ़ाई थी मेरी, जो 2-3 जो प्राथमिक जो क्लास तक थी वो मेरी यहाँ रही है, तो यानी कि मैं थोड़ा बहुत समझ चुका था, यानी कि अगर मैं बाहर रहा तो वो दृश्य कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ज़रूर था। तो एक मुझे एक वो मिल गया था, एक उद्देश्य भी मिल गया था पहाड़ वापस आने का, क्योंकि अगर मैंने जैसे कहा ना कि रंगमंच की शुरुआत करनी है तो उसके जड़ों में आपको जाना पड़ेगा। तो वहीं से फिर मैं सोच रहा था कि कैसे किया जाए इसको, ना अपने पास संसाधन है, ना पैसा है, क्योंकि हमारे जो समाज में, हमारी सोसाइटी में आर्ट एंड कल्चर का जो फील्ड है, तो लोग सोचते हैं कि बहुत फिजूल है, मतलब उनको लगता है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं कि आप ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप क्रिकेट भी खेलें, आप गेम्स भी खेलें, आप डांस भी करें, आप पेंटिंग करें, और आप एक्टिंग भी करें, जो भी है वो करें। मतलब जैसे कहें ना, जो अभाव जो था संसाधनों का और चीज़ का, तो हमारे घर में भी ऐसा ही था, जाहिर सी बात है ना। तो ये था कि मैं अब जाऊं कैसे, अगर मुझे जाना तो था ही, मतलब मन छटपटा रहा था कि जाना है करके, लेकिन जाए कैसे। सडनली दिमाग में क्या आया, मेरी एक स्कॉलरशिप थी वो चल रही थी, थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास आया हुआ था, कुछ किस्त उसकी थी आखिरी, तो थोड़ा बहुत पैसा तो था ही, हाँ ठीक है मैं जाके 1 महीना तो रह सकता हूँ। तो उसके बाद मैं आया इधर, और लोग जो पुराने भी थे और नए भी थे, हम लोग जुटे, हम लोगों ने नाटक करना शुरू किया। अब नाटक करना शुरू किया तो अब उसके लिए, नाटक करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑडिटोरियम चाहिए होता है, या स्टेज चाहिए होता है, और कॉस्ट्यूम्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होती है। लेकिन जब आपके पास जब कुछ नहीं होता है ना, जब खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है, तो आप बहुत बड़ा और बहुत बेहतर काम कर जाते हैं। तो ये चीज़ें रहीं, फिर वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि जब शुरुआत की तो हमने उस नाटक को पहले पूरा किया, फिर उसके टिकट्स हमने सेल किया लोगों के पास जाके, और इस तरीके से वो पहला नाटक, लोगों के जन सहयोग जो कहें, चंदे से जो कहें, वैसे वो नाटक शुरू हुआ। तो धीरे धीरे फिर शुरू हुआ, तो फिर लोगों में, क्योंकि मैं ही आया था, मेरे प्रति लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ, क्योंकि थिएटर जो होता है, कला जो होती है,
वो विश्वास के साथ ही पैदा होती है। लोक वाद्य यंत्र हो या फिर लोक वाद्य यंत्रों को बनाने वाले कलाकार हो, वो लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मतलब क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हम और आप ही हैं, जी, है ना। हम ही जिम्मेदार हैं, हमारी हमारी जो सोसाइटी है वही जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोगों ने कभी उस बढ़ावा नहीं दिया, उसको वो स्थान नहीं दिया जो हमें देना चाहिए। ठीक है, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, वो हमारी परंपराओं में है, हमारे कल्चर में है। तो जब हमारे यहाँ आप देखेंगे कि चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, तीज त्योहार हो, कुछ भी हो, तो ज़रूरत उन्हीं की पड़ती है ना। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका जो निभाते हैं, वो जो वाद्य हैं, उनको बनाने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हमारी हाँ, कैसे ब्याह शादी विवाह कैसे संपन्न होंगे, पूजा पाठ कैसे होंगी, तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो हमारा एक उद्देश्य ये था कि अब इन चीज़ों पर मतलब काम किया जाए। तो हाल ही में हमने संगीत नाटक एकेडमी के सहयोग से हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसका निर्देशन हमारे भावराग ताल के ही साथी हैं, रोहित यादव और धीरज कुमार लोहिया। तो उन दोनों ने ही मिलके इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया। तो जब डॉक्यूमेंट्री बनाया तो वो दोनों ही लोग और बाकी जो टीम थी हमारी, वो ये था कि प्रत्यक्ष रूप से हम उनके बीच में थे, उनकी जो कंडीशंस है हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे। तो फिर ये विचार आया कि डॉक्यूमेंट्री तो बना दी हमने, अब आगे क्या? क्योंकि किताबें सभी लिखते हैं, फिल्में सभी बनाते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? क्या सिर्फ उससे पैसा कमाना ही है? नहीं, क्योंकि एक उद्देश्य था कि आप इनके लिए काम कर रहे हैं। तो फिर उस डॉक्यूमेंट्री में एक व्यक्ति हैं, फुनराम जी, कनाली चना ब्लॉक में नौली गांव है एक, चैनपुर, जिनकी कंडीशन, वो जितने आर्टिस्ट थे उनमें सबसे ख़राब कंडीशन में वो थे। तो एक विचार आया कि क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए, और उनके साथ साथ फिर शुरुआत होगी आगे धीरे धीरे और आर्टिस्ट की। तो सबसे पहले जो सदस्य थे हमारी टीम के, उनके घर गए, देखा मतलब क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो लगभग खाने के भी लाले ही थे, ये सब मतलब देखकर हमें पता चला। तो फिर हमारे बहुत सारे जो परिचित लोग हैं, जो अलग अलग शहरों में रहते हैं या पिथौरागढ़ में रहते हैं, तो हमने उनसे आग्रह किया कि ऐसी ऐसी बात है। और डॉक्यूमेंट्री भी उन लोगों ने लगभग देख ही चुके थे। तो लोगों को खुद से एक आगे से एक अपना एक सुझाव आया कि इसको ऐसे कीजिए और हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से उसमें मदद की, और उस मदद से फुनराम जी की जो अभी प्रारंभिक जो उनका जो सुविधाएं कहें या जो उनकी मूलभूत जो आवश्यकता है, वो उनको मिल गई। उनका घर जो है वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया, और बाकी चीज़ें उनको मिल गई। अब धीरे धीरे ये है कि ऐसे ही जो कारीगर हैं वहाँ तक भी पहुँचा जाए, और उनको भी पहचान मिले, और उनको भी प्रेरित किया जाए। उनके जो आने वाले जो उनकी पीढ़ी है दूसरी, उनको प्रेरित, वो क्यों? इसलिए क्योंकि अगर वो व्यक्ति आज जो फुनराम 80 वर्ष के हैं और शायद कितने दिन और रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो जो आर्ट है, वो जो कला है, वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तो इसको आजीविका से जोड़ने का मतलब ये है कि अभी जो हम जो क्राफ्ट जो बना रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जो हम बनवा रहे हैं, तो लगातार उनको काम मिलता रहे, उनके अंदर एक जोश बना रहे, और उनको लगे कि हाँ, हमारी भी कोई इस समाज में हमारी भी कोई हैसियत है, या हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस समाज में। तो वो सम्मान उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वहीं से ही शुरू होती हैं। मुझे ऐसा लगता है।
आपकी और हमारी जिम्मेदारी तो है ही है, लोक वाद्य यंत्रों या लोक कलाकार जो बनाने वाले हैं उनको परोसने का, उनको दिखाने का, ये हमारी तो जिम्मेदारी है ही है। दूसरा एक सवाल यहाँ पर भी उठता है कि राज्य बनने के 19 साल बाद भी कहीं न कहीं ये वाद्य यंत्रों को विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार सरकार की भी है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में आपका जो बचा रहता है धन उसको देते हैं, वो एक प्राथमिकता के नज़रिए से उसको नहीं देखा। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है इसमें, क्योंकि सरकार ने मंत्रालय बना रखे हैं, विभाग बना रखे हैं, है ना, पदों पर लोग आसीन हैं, तो जिम्मेदारी तो सबसे पहले सरकार की बनती है। हम लोगों में, जैसे मैंने कहा ना कि हम ही लोग तो बैठे हैं उस पदों पर, मतलब वो जो प्रायोरिटी है जो लोगों की, या वो कभी रहा नहीं। मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए भी कभी आर्ट एंड कल्चर हमारे देश में, है ना, वो कभी रहा ही नहीं प्रायोरिटी पे। वो तो एक बहुत ही आखिरी में जो होता है, आखिरी में जो बचा होता है, वही कलाकारों के लिए परोस दिया जाता है। चलो अब ये जो बचा है ये तुम्हारे है। तो ये तो है, ये प्रॉब्लम तो है सिस्टम में। अब लेकिन अब हम ही लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम को भी जागरूक चेतना आ जाए लोगों में। जैसे हमारे अंदर चेतना है, ये हो सकता है कि हम लोगों और दूसरे 2-4 लोगों में वो चेतना भर दें, और वो फिर 2-4 लोग इस तरीके से एकदम से कोई सिस्टम को हिला नहीं सकता, सिस्टम को कोई बदल नहीं सकता। तो मुझे तो ऐसा लगता है। तो यही, अब हम ही लोगों, अगर हम लोगों के अंदर वो चीज़ आई है तो हम ही लोग धीरे धीरे उसको। कैलाश जी, मैं अगले सवाल पर आता हूँ। आप भाव राग ताल नाट्य अकादमी का यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, जो युवा जुड़ना चाहते हैं कैसे वो जुड़ सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज वर्तमान परिदृश्य में थिएटर का क्या महत्व है? अमूमन लोग थिएटर को एक पूरी फिल्मी दुनिया की तरह देखते हैं, उस पर थोड़ा सा विचार। जैसे मैंने जैसे कहा, पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे नए युवा हमारे साथ जुड़े, और अभी इस समय वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो साथ में मिलके, मतलब साथ में बिल्कुल मेरे वो कंधे से कंधा मिला के वो काम कर रहे हैं। तो और भी है तो, लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं ना कि शिक्षा की बात करते हैं, वो जो कल्चरल और जो मोरल एजुकेशन है, उसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो उसकी कमी है यहाँ पर। मतलब मुझे लगता है कि पूरे देश भर में ही हर जगह ऐसा ही है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप कोर्स के माध्यम से स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर तो है ही, लेकिन फिलहाल जब बच्चा ग्रो करता है, उस समय अगर उसके मन में या उसके आदतों में अगर वो चीज़ आ जाए, उसके प्रति लगाव आ जाए, वो कला को समझने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि वो जुड़ना चाहेगा, वो सीखना चाहेगा, वो करना चाहेगा, वो समझना चाहेगा उस चीज़ को। क्योंकि जैसे मैं भी था तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो लगाव बचपन से था, इसलिए मैं जुड़ा लोगों से, अपने गुरुओं से, जिन गुरुओं से मैंने सीखा है उनके साथ मैं जुड़ा, इसलिए क्योंकि लगाव मेरे अंदर था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एजुकेशन नहीं है, मतलब लोगों को पता नहीं है कि कला का महत्व क्या होता है, थिएटर का महत्व क्या है। और जो बात कर रहे हैं बॉम्बे जाने की, सिनेमा एक अपने आप में बहुत ही एक अलग विधा है, एक बहुत बड़ा मीडियम है वो सिनेमा। थिएटर का जो मीडियम है बहुत कम है, बहुत छोटा है, क्योंकि एक बार में कुछ ही लोग उसको देख पाते हैं। लेकिन इसकी एक अपनी इतनी इम्पोर्टेंस है, इसको आपकी समझ पैदा करती है, आपका नज़रिया वो चेंज करता है, समाज के प्रति इसका नज़रिया, आप एक समाज को जब आप देखते हैं, एक आप अलग परिदृश्य में उसको आप देखते हैं, लोगों के प्रति आपकी संवेदनाएं पैदा होती है, किसी के प्रति आप क्रूर नहीं हो सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है रंगमंच, आर्ट और कला, थिएटर, ये सब हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पथ पर ले जाता है हमको। मेरा आखिरी सवाल है, जैसे अभी आपने वाद्य यंत्रों को समाज के सामने लाने की कोशिश की, उन पुराने विलुप्त होते वाद्य यंत्रों को, आगे की रणनीति आपकी टीम की और आपकी क्या रहेगी?
आगे की रणनीति हमारी बहुत सारी हैं। हमारे ये बहुत सारी चीज़ों पे हमें काम करना है। नाटकों को लेकर हमको काम करना है, लोक को लेकर काम करना है, पारंपरिक जो रंगमंच है, थिएटर हैं, वाद्य हैं, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, सब कुछ उन्हीं चीज़ों पर काम करना है। अभी हम जैसे हिल यात्रा की बात हो रही थी, तो हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही 2 गांव हैं, एक अलगड़ा और दूसरा है नौनी के पास में भोगता। तो वहाँ पर एक समय में हिल यात्रा होती थी, शायद अभी ना के बराबर। अभी मैंने कहा था ना संसाधन की वो प्रॉब्लम। तो हमारा अभी जो आगामी है कि हम उसको अभी रिवाइव कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि वो चीज़ें दोबारा पुनर्जीवित हों और दोबारा जो वहाँ की एक बहुत प्राचीन जो हिल यात्रा हुआ करती थी, जैसा हमने लोगों से, वहाँ के लोगों से सुना था, जो अब नहीं होती है, तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा वैसी ही हो, वैसी ही समृद्ध हो। भावराग ताल नाट्य अकादमी के द्वारा जो पिथौरागढ़ शहर के अंदर रंगमंच हो या लोक गायन के क्षेत्र में हो या लोक वाद्य यंत्र हो, उनको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय कार्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन लोक वाद्य यंत्र बनाने वाले उन कलाकारों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें हम मीडिया तक या मेन स्ट्रीम तक ला सकें। अगर आपको आपके आस पड़ोस में, आपके गांव, आपके कस्बे, आपके शहर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लोक वाद्य यंत्र बनाते हैं, तो आप पार्थ न्यूज़ के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, पिथौरागढ़ के अंतर्गत जो भावराग ताल नाट्य अकादमी है, उनसे भी जुड़ सकते हैं। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।